गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। हालांकि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 2012-13 में आ चुका था, ठीक है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है हाइपर लूप ट्रेन, ठीक है, या इसको हम PTT भी कहते हैं, ठीक है। PTT का मतलब है न्यूमेटिक ट्यूब ट्रांसपोर्ट। और जैसा कि आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, हमारे यूट्यूब पर उस पर भी चल रहा है कि 5000 किलोमीटर पर आवर की इसकी जो है स्पीड रहने वाली। कितनी रहने वाली है? 5000 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में जो है ये लिमिटलेस है। क्या है? लिमिटलेस, क्योंकि एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये चलती है और वैक्यूम में हम चाहे कितनी भी स्पीड अचीव कर सकते हैं, ऐसे इनके इंजीनियर्स का कहना है, ठीक। पर इनकी जो सर्विस स्पीड है, जिस स्पीड पर ये ट्रेन को चलाने वाले, क्योंकि अब अंदर लोग बैठने वाले हैं, है ना, तो लोग अंदर बैठने वाले हैं, इसलिए इसकी स्पीड जो है हम लिमिटलेस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसको रोकना भी तो है ना। क्योंकि हर तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली भी बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर भी आने वाली है, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इनकी जो सर्विस स्पीड है वो कितनी है? लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर। सर्विस स्पीड कितनी है इसकी, इस ट्रेन की? 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक्चुअल में मतलब कि इनके इंजीनियर्स की अगर माने तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, है ना। 4000-5000 किलोमीटर पर आवर तक भी हम इसको क्या कर सकते हैं? दौड़ा सकते हैं, ठीक। चलो, अब पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके साइंटिफिक पार्ट्स के ऊपर आएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करती है, ठीक। हाइपर लूप ट्रेन जो है, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है ना। इसका हमने कहा कि PTT भी इसको कहते हैं, न्यूमेटिक ट्यूब ट्रांसपोर्ट। न्यूमेटिक का मतलब एक ऐसी ट्यूब जिसमें प्रेशर को हम हमारे हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसको न्यूमेटिक ट्यूब कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो देखो, सबसे पहले 1799 मतलब कि 1799 में 1799 में जॉर्ज मेडस्ट ने इस आइडिया को प्रपोज किया था, ठीक है। जॉर्ज मेडस्ट, ठीक है। इन्होंने जो है इस आइडिया को सबसे पहले बताया था कि भाई ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ट्यूब के अंदर जा कर के, और ट्यूब के अंदर हम किसी भी ट्रांसपोर्ट को या किसी भी अगर लोगों को रख करके हम किसी के अंदर चलाएं तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा इन्होंने आइडिया उस समय बताया था, ठीक। हालांकि उस समय इसको हाइपर लूप नहीं कहा जाता था, ठीक है। हाइपर लूप जो नाम है इसको हमारे इलॉन मस्क ने दिया हुआ है, जो टेस्ला कंपनी के मालिक है, जिन्होंने 2012 में इसको मार्केट में उतारा था, ठीक है। उससे पहले इसको सिर्फ कोई नाम नहीं था इसका, ये सिर्फ ऐसा कहा जाता कि भाई एक मैग्लेव ट्रेन है जो कि एक ट्यूब के अंदर चलने वाली है, ठीक है। उसका पर्टिकुलर कोई नामकरण नहीं हुआ था, ठीक। उसके बाद आगे चलो तो 1904 में, ठीक है, 1904 में जो है हमारा रॉबर्ट गॉडर्ड ने, जो कि अमेरिका के एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, एक भौतिक शास्त्री थे अमेरिका के। और जितने भी आज की डेट में हम मॉडर्न रॉकेट्स देख रहे हैं, है ना, जो कि हम ऊपर सैटेलाइट्स के लिए भेजते हैं या किसी मिशन के लिए भेजते हैं, उन सब का आप उनको फादर कह सकते हो कि ये रॉकेटरी जो आपकी साइंस है ना, रॉकेट साइंस, उसके फादर भी थे ये। तो उन्होंने भी जो है इस आइडिया को एक्चुअल में कहा था कि भाई इसके जरिए हम लोगों को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये कहा गया था कि भाई ट्यूब के अंदर अगर हम वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ट्रेवल कराते हैं तो वो बहुत ही तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। फिर इन्होंने कहा कि भाई ऐसे में हम लोगों को भी उसके साथ क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, ठीक। अब मेन जो इसको मार्केट की अगर हम बात करें तो 2012 के अंदर, ठीक है, इलॉन मस्क जो थे, ठीक है, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। निकोलस टेस्ला का नाम सबने सुना है। कौन थे? क्या किया था इन्होंने? क्या किया था निकोलस टेस्ला ने? नाम तो सुना ही है। देखो, इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत सारे आविष्कार किए हुए हैं, ठीक है। और उनमें से उनका एक जो मुख्य हम कह सकते हैं उसका इन्वेंशन जो था वो था टेस्ला कॉइल, ठीक है। टेस्ला कॉइल का मतलब होता है वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह बिना वायर के पहुंचाना। ये किसका आइडिया था? निकोलस टेस्ला का, ठीक है। और टेस्ला कॉइल भी उन्होंने बनाई थी, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो कंपनी का नाम है, और उनके अभी प्रेजेंट में जो CEO है ना, जो उनके मेन हेड है वो कौन है? इलॉन मस्क। ये मस्क है ना, MUSK, मस्क है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इस टेक्नोलॉजी को, पहली बात तो इन्होंने नाम क्या दिया? हाइपर लूप, ठीक।
हाइपर लूप से इंट्रोड्यूस करवाया सभी को, और उन्होंने उसको मार्केट में मतलब एक्चुअल में उसको हम कह सकते हैं कि किसी जगह पर उसका एक्सपेरिमेंट करके और उसको वास्तव में ज़मीन पर उतारने की जो क्रिया थी, है ना, आपका जो है ऑन द डेस्क लाने से लेकर के और ऑन द फील्ड लाने तक का जो भी प्रोसेस है वो इन्होंने शुरू किया, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। और उन्होंने ये ठान लिया कि इस टेक्नोलॉजी से अब हमको इसको एक्सपेरिमेंट से लेकर के, एक्सपेरिमेंट तो बहुत हो ही रहे हैं शुरू से, अब इसको एक्चुअल में हमको जो है करना है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट इसमें कही कि ये जो टेक्नोलॉजी थी, है ना, उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा, ठीक है, मतलब कि किसी तरीके का कोई पेटेंट नहीं लिया उसके ऊपर, कि पेटेंट का मतलब भी समझते होंगे आप लोग, है ना, पेटेंट का मतलब समझते हैं कि समझते हैं संजना? पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब कि अगर मान लो मैंने कोई नई चीज़ बनाई तो मैं अदालत में जाकर, सरकार के पास जाकर उस पर ये अधिकार ले सकता हूँ कि भाई इसको इतने सालों तक, 10 साल या 20 सालों तक मेरे अलावा इस चीज़ को और कोई नहीं बनाएगा, ठीक है, और अगर बनाएगा तो मुझसे परमिशन लेके बनाएगा, मुझे उसमें रॉयल्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा, मेरी जो भी कंडीशंस होगी वो सब फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ये उसको पेटेंट कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इन्होंने इसको पब्लिक डोमेन में रखा है, और इसी वजह से आज कम से कम 5 से 6 कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही है, और उसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी हमारी, हाँ, वर्जिन, बोलो पूरा नाम, वर्जिन हाइपरलूप 1, वर्जिन हाइपरलूप 1, ये जो कंपनी है ये सबसे ज़्यादा इस फील्ड में अभी काम कर रही है। टेस्ला ने तो इसको पब्लिक डोमेन में रख के और छोड़ चुके हैं, वो अभी इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल में अगर बात करें तो वर्जिन एक कंपनी है ना, कैलिफोर्निया अमेरिका की, और उसने कई तरीके के, एक आपका आपने सुना होगा रिवर्सिबल रॉकेट, रिवर्सिबल रॉकेट के बारे में सुना नहीं सुना? क्या है रिवर्सिबल रॉकेट? हाँ, जैसे अभी जो नॉर्मल रॉकेट होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, एक ही मिशन में जा कर के और उनका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। पर ये जो रॉकेट है ये क्या करता है, कई बार इससे आप मिशन को क्या है पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर जाता है, अपना मिशन पूरा करता है, वापस नीचे आप उसको लेकर आ सकते हो। तो वो जो रॉकेट है वो भी किसने बनाया था? वर्जिन ने ही बनाया था। तो वर्जिन भी बहुत, हाँ, नहीं तो वो इसी के अंदर तो है, हाँ, ठीक है। तो वर्जिन हाइपरलूप ने मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे अभी हमारे हाइपरलूप चल रही है, तो हाइपरलूप भी जो है कोई एक कंपनी या कोई एक सरकार नहीं बना सकती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा उसमें क्या क्या परेशानी है। तो इतनी चीज़ क्लियर है भाई, ठीक है। सबसे पहले आइडिया देने वाले कौन है? जॉर्ज मेडस्ट, है ना। 1904 में जो है रॉबर्ट गॉडर्ड ने जो है इस आइडिया के थ्रू ह्यूमन बीइंग को भी ट्रांसपोर्ट करने की बात कही। फिर 2012 में एलॉन मस्क ने, जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ है, उन्होंने इसको मार्केट में उतारा, ठीक। और वर्जिन हाइपरलूप जो है ये इस समय में इस पर सबसे ज़्यादा काम कर रही है और कई तरीके की टेस्टिंग कर रही है, ठीक है। और ह्यूमन ट्रायल्स भी इस पर कराए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी ट्रायल में उतनी स्पीड अचीव नहीं की है जितना कि उन्होंने कहा था, मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी अचीव नहीं हुई है, पर ह्यूमन ट्रायल उसके चल रहे हैं, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर, मिटा दो इसको, चलें आगे। चलो अब देखो, सबसे पहली बात कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अभी कितने प्रकार का है हमारे पास। ट्रांसपोर्टेशन हम किन किन जगह से कर सकते हैं भाई? देखो, एरोप्लेन से कर सकते हैं, ठीक है, शिप से कर सकते हैं, पानी के जहाज से, मतलब हवा हो गई, पानी हो गया, और एक ज़मीन में भी दो चीज़ें हमारे पास, एक तो बाय रोड है और बाय ट्रेन है ना। तो ट्रेन, रोड, मतलब ट्रेन, बस और हवा और पानी, ये चार हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और ये जो हाइपर लूप है इसको क्या कहा जाता है? फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि यातायात का पांचवा तरीका है। ये कौन सा तरीका है? पांचवा, ठीक। पहली चीज इसके बारे में ये लाइन भी कही जाती है, तो आप उसको लिख लो कि ये क्या है? फिफ्थ मोड है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर इतनी बात? यातायात का पांचवा तरीका है। अब किसी भी तरह के यातायात में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, तो उसमें मेन जो है दो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, बस हो, कार हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, कोई भी हो, दो मेन प्रॉब्लम उनको आपको फेस करना पड़ेगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है भाई? पहली प्रॉब्लम जो है वो होती है फ्रिक्शन, ठीक है। पहली प्रॉब्लम कौन सी होती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? घर्षण, ठीक। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? एयर ड्रैग। क्या होती है? एयर ड्रैग। एयर ड्रैग का मतलब
हवा की रुकावट या हवा का झोंका भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। ठीक, ये दो चीज़ों का आपको सामना हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके का फ्रिक्शन है भाई, जो अगर आपकी कार है और वो रोड पर चल रही है तो क्या होगा, रोड के बीच और उसके टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा, उसी की वजह से तो उसको ग्रिप मिलेगा, वो आगे बढ़ेगी। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी और साथ में रुक भी नहीं पाएगी, और वही फ्रिक्शन जो है उसको ज़्यादा स्पीड में ले जाने से भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी एक लिमिटेशन है, फ्रिक्शन जरूरी तो है पर वो जब जैसे ही हमारी कार स्पीड पकड़ेगी तो वो क्या करेगा, उसको उसके अपोजिट भी काम करने लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन किन किन के बीच में हो सकता है, फ्रिक्शन जो है आपकी गाड़ी के टायर और रोड के बीच में हो सकता है, ठीक, ट्रेन और ट्रैक के बीच में हो सकता है। ठीक है, जैसे एरोप्लेन भी जब चलता है तो पहले तो वो रनवे पे दौड़ेगा, ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर भी है तो भी उसको हवा के थ्रू फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस फील करना ही पड़ेगा। ठीक, तो फ्रिक्शन हमारी गति को क्या करता है, कम करता है। ठीक, ये पहली बाधा है, इसकी वजह से हम जो है ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, बुलेट ट्रेन जो उसकी स्पीड कितनी है, 400 से 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हालांकि वो तो 600 बोलते हैं, उसके ट्रायल में उसकी स्पीड उन्होंने 600 650 भी दिखाई है, पर जो उसकी सर्विस स्पीड है ना, वो 400 से 500 के बीच में है। तो मतलब कि वहां पर भी उन्होंने क्या कर रखा है, बुलेट ट्रेन क्या है, बुलेट ट्रेन में इनमें से एक कमी को दूर किया गया है। कौन सी कमी को दूर किया गया है, फ्रिक्शन को। बुलेट ट्रेन में पहिए होते हैं क्या, वो कौन सी ट्रेन है, मैगलेव ट्रेन है, मतलब चुंबक से चलती है। तो मतलब कि एक फैक्टर को अगर हमने रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, तो हमारी स्पीड कितनी बढ़ गई, 50 से सीधा 500 हो गई, 10 गुना बढ़ गई। नॉर्मली तो हम 50 60 70 की स्पीड से ही चल सकते हैं, कार से, रोड से, कहीं पर भी। तो कहने का मतलब है कि घर्षण पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, ड्रैग, एयर ड्रैग या ड्रैग ऑफ एयर, है ना, हवा की रुकावट, रेजिस्टेंस ऑफ एयर। जब भी हम चलते हैं तो अगर हम 50-60 की स्पीड से चल रहे हो नॉर्मली, तो आपको हवा से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हो, आप बाइक से जा रहे हो, इमेजिन करिए, और आप स्पीड अगर बढ़ाते हो तो सबसे पहला क्या होगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे अगर आपने हेलमेट वगैरह नहीं पहना है तो। मतलब कि हवा ने अपना काम करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। फिर अगर आपकी बाइक थोड़ी सी भी इनबैलेंस होती है तो हवा की वजह से आप क्या हो सकता है, बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। ठीक है, मतलब कि जितनी ज़्यादा आप स्पीड पर जाओगे, हवा आपको उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, परेशान करेगी। ठीक, तो ये दूसरी रुकावट है। अच्छा, एरोप्लेन जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं। कितनी स्पीड होती है उनकी भी, कमर्शियल जो फ्लाइट्स होती है उनकी स्पीड कितनी होती है, 600 किलोमीटर पर आवर के आसपास, मतलब बुलेट ट्रेन से थोड़ा ही ज़्यादा होते हैं वो। अब 600 किलोमीटर पर आवर के आसपास उनकी स्पीड है तो भाई वो भी तो हवा में ही उड़ रहे हैं, तो फिर वो हवा के रेजिस्टेंस से कैसे बचते हैं, क्योंकि डेंसिटी, एयर डेंसिटी, देखो वो लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन वो हवा, देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमने सभी ने पढ़ा है कि नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा क्या है, डेंस है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो हवा की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर हवा कैसी हो रही है, विरल हो रही है ना, हल्की हो रही है। पहाड़ों पर जाओगे तो हवा और कम है, आपको सांस लेना भी मुश्किल रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि एरोप्लेन को उस लो डेंसिटी वाले एरिया में उड़ाते हैं। ठीक है, एरोप्लेन जितना ऊपर उड़ेगा उतना वो ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकता है, एयर का उसको फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा, और इसी वजह से वो ज़्यादा स्पीड और जल्दी से अपनी दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो दो समस्या समझ में आ गई, एक है फ्रिक्शन और एक कौन सी है, एयर ड्रैग। अब हम ये जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को क्या करने वाले, खत्म करने वाले। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या किया हुआ है, इंजीनियर्स ने, कि इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की है, और इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर अचीव होने की संभावना है। ठीक है, आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर इंडिया में भी इसका एक प्रोजेक्ट चला था जो अभी बंद है फिलहाल में, मुंबई से पुणे की दूरी कितनी है, लगभग 150 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है जाने में, 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास लगते हैं। ठीक, अब 3 साढ़े 3 घंटे में मुंबई से पुणे पहुंचा जाता है। अब जब वहां पर बीजेपी वाली सरकार थी, उन्होंने इस वर्जिन हाइपर लूप को, वहां पर ये सब आपका जो हाइपर लूप है, वर्जिन हाइपर लूप, इसको बनाने की परमिशन दी थी, और ऑलरेडी वो काम शुरू कर चुके थे। 3.5 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का उनका बजट भी था। ठीक, पर हमारे यहाँ होता ही है, पॉलिटिक्स है, चेंज हुई सरकार, तो उन्होंने अभी फिलहाल में जो सरकार है वहाँ पर, उन्होंने उसका काम को क्या कर दिया है, रुकवा दिया है। ठीक है, बजट के प्रॉब्लम की वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मुंबई से पुणे का जो आपका रास्ता है
उस रास्ते को आप मात्र कितनी देर दूरी में तय कर लोगे? 25 से 20 मिनट में, ठीक है, 20 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में, ठीक है। इस 30 मिनट के अंदर आप इतनी हाई स्पीड से चलोगे कि आप 150 किलोमीटर का सफ़र मात्र 20 मिनट में कर सकोगे, ठीक। फिर भारत में दूसरा जो प्रस्तावित था वो कौन सा था? विजयवाड़ा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर भी सेम यही चीज़ था, पर चूंकि अभी वहाँ आपका जो मुंबई पुणे वाला बंद है तो वो तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। चलो, तो अब इन दो समस्याओं को हमको दूर करना है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायग्राम बना करके इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे काम करती है। देखो, इस टेक्नोलॉजी में क्या करना है हमें कि पहले तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि एक लंबी ट्यूब बनानी पड़ेगी हमको। क्या करना पड़ेगा? लंबी ट्यूब, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे मान लो आपका स्ट्रेट पाइप है, उस पाइप के अंदर आपको क्या करना है? ट्रेन को दौड़ाना है। ये लंबी ट्यूब बना दी मैंने। अब पहला स्टेप कि ये सीधी बनेगी बिल्कुल, ठीक है। ये आप इसमें थोड़ा सा भी मोड़ नहीं दे सकते हो, ठीक है। मतलब कि जैसे लेज़र जाता है ना सीधा बिल्कुल, वैसे ये भी कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें आपने थोड़ा सा मोड़ वगैरह कुछ घुमाव टर्न दिया तो क्या होगा कि वो जो हाई स्पीड से ट्रेन आ रही है उस कंडीशन में, उस स्पीड पर आप उसको मोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि ये बहुत ही स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहने वाली। अब इस ट्यूब के अंदर क्या किया जाएगा कि बड़े बड़े पंप के थ्रू, है ना, बड़े बड़े पंप के थ्रू, कई जगहों पर ये पंप लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, और वो पंप क्या करेंगे? इस ट्यूब के अंदर की सारी एयर को क्या निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। एयर को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर लगभग 90% वैक्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। 90% निर्वात, 90 से 95% का वो निर्वात बना देंगे, ठीक है। अभी भी उसमें 5 या 10% हवा वो छोड़ देंगे, ठीक। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ ट्यूब। अब उस ट्यूब के अंदर हमको क्या करना है? एक कैप्सूल होता है, जैसे ट्रेन का एक डिब्बा है उतने बड़े बड़े इसके कैप्सूल रहेंगे, इसके हम उसको कह सकते हैं कि बोगी रहेगी, और उस बोगी में जो है वो बोगी इस ट्यूब के अंदर जो है चलेगी, ठीक। अब क्या किया जाएगा कि मान लो ये बोगी है, ठीक है, यहाँ से हमारी ये जो ट्रेन है ये इस तरीके से ये आगे बढ़ने वाली है। इसको पीछे से भी हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये ट्रेन है, या इसको आप बोगी बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, है ना, ये इस ट्यूब के अंदर चलेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? मैग्नेट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें व्हील तो है नहीं, ठीक है। व्हील नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जब मैग्नेट अगर होता है तो उसके सेम पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस ट्यूब के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी, ठीक है। मान लो आपने वहां पर नॉर्थ पोल बनाया, तो इस ट्यूब को भी, इस कैप्सूल को भी आपको कैसा बनाना पड़ेगा? नॉर्थ पोल जो है या उसका नॉर्थ जो भी साइड है उसी के हिसाब से उसको भी बनाना पड़ेगा। दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, क्योंकि सेम होगा तभी तो ये इसको हवा में रख पाएगा। अगर अपोजिट होगा, मान लो ये एन है और ये एस है, तो ये तो चिपक जाएगा इसमें, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? मैग्नेट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। और ये जो ट्यूब है हाइपर लूप, इसमें परमानेंट मैग्नेट का जो है यूज करने वाले हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का यूज करेंगे, जिससे कि कोई भी, ठीक है, मतलब कि ट्यूब और आपका जो कैप्सूल है दोनों के बीच में सेम पोल जनरेट करेंगे, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, ठीक। पहली चीज क्लियर हो गई। तो पहले हमने कौन सी समस्या का समाधान कर दिया? फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो क्या करेगी? एक तरीके से फ्लोट कर रही है, हवा में तैर रही है, ठीक है। ये नीचे कहीं से भी ट्यूब में टकराएगी नहीं। और ये जो इसमें मैग्नेट है ये चारों तरफ से है, ठीक है, मतलब पूरी गोलाई में है ट्रेन ट्यूब की। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ नीचे रहेगा तो क्या होगा? वो तो ऊपर भी टकरा सकती है ट्रेन, तो ऊपर से भी क्या है, वो पूरी तरीके से मैग्नेट ऊपर से भी है, नीचे से भी है, चारों तरफ से इस तरीके से, ताकि वो आप बीच में हमेशा कैसी रहे? फिक्स रहे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? एयर ड्रैग की तो कोई समस्या ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एयर ही नहीं है। उन्होंने पूरी हवा को क्या कर रखा है? बाहर खींच रखा है, ठीक। अब पूरी हवा को बड़े बड़े पंप के माध्यम से बाहर खींच लिया जाएगा। अब ये जो ट्रेन होती है इसके आगे और पीछे की तरफ दो फैन लगे होते हैं, है ना, जिससे उसको हल्का सा प्रपल्शन मिलता है, ठीक है। प्रपल्शन का मतलब एक धक्का मिलता है, और जैसे ही उसको धक्का मिलेगा बाकी का काम कौन कर लेंगे? फिर मैग्नेट। वो सनसनाती हुई क्या होगी? निकल जाएगी आगे। शुरुआत करने की देर है, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? आगे चली जाएगी। जैसे कि मैग्लेव ट्रेन जो होती है 2-3 टाइप की होती है। एक व्हील वाली भी होती है मैग्लेव ट्रेन,
जिसमें कि थोड़ी देर के लिए उसके व्हील आते हैं, जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है उसके जो व्हील है वो लैंडिंग गियर की तरह अंदर चले जाते हैं ट्रेन में, ठीक है। तो वैसे ही इसमें तो व्हील है ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रपल्शन देना है, उसके बाद ये हाई स्पीड से धीरे 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 इसकी स्पीड गेन करने लगेगी, ठीक। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब ये जो बाहर की ट्यूब है ये भी स्टील से बनी हुई है, ठीक है। प्रॉपर इसमें भी एयर टाइट चेंबर्स हैं, चेंबर्स का मतलब पूरी ट्यूब ही एयर टाइट है। अब अंदर जो है यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे कि मान लो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं इसके अंदर, तो उनको तो सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बाहर ट्यूब में तो हमने पूरा क्या कर दिया, बाहर ट्यूब में हमने पूरी तरीके से वैक्यूम बना दिया, पर अंदर तो हमें हवा चाहिए, सांस चाहिए। तो अंदर का जो चेंबर है, जैसे एरोप्लेन एयर टाइट होता है और अंदर सभी पैसेंजर्स के लिए हवा होती है पर्याप्त, वैसे ही इसमें भी क्या है, ये भी एयर टाइट रहेगा, बाहर के एटमॉस्फेयर से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और साथ में ये क्या करेगा, यात्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा, ठीक है, वहां पर उपलब्ध रहेगी, ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी, ठीक। ये उनका कॉन्सेप्ट है। ट्यूब है, ट्यूब के अंदर निर्वात है, वैक्यूम है, और ये ट्रेन आसानी इसके अंदर चलेगी, ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अब इसके हम फायदे नुकसान एक एक करके पढ़ेंगे कि वास्तव में ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। इंजीनियर्स ऐसा कह रहे हैं तो कब तक देखो हो तो सकता है, पर उसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली है, ठीक है भाई। क्यों अभी तक कहीं पर भी ये शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है तो बहुत पुराना है, ठीक है। 1799 मतलब 150-200 साल हो चुके हैं। तो अभी तक ये जो है काम शुरू इस पर क्यों नहीं हुआ है, लोगों ने ट्रांसपोर्ट करना इस पर शुरू क्यों नहीं हुआ, कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से इसका काम रुका हुआ है। चले, तो ये बात समझ में आ गई, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ट्रेन का कि ये कैसे चलने वाली है। मैग्नेट रहेंगे और दूसरी चीज़ क्या रहने वाली है, एयर इसमें के अंदर से हटा दी जाएगी। क्लियर, चल आगे चलते हैं। आप देखो पहली चीज़ तो इसके हम पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव साइड्स क्या क्या होने, क्योंकि इसके नेगेटिव साइड्स थोड़े ज़्यादा हैं, पॉजिटिव साइड्स थोड़े कम है। तो पॉजिटिव साइड्स को हम पहले देखते हैं। तो देखो पॉजिटिवली क्या क्या बातें हैं भाई इसके अंदर। पहली तो सबसे पहली बात क्या है कि ये कम टाइम में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। मतलब हम लिख सकते हैं कि ये फास्टेस्ट है, मतलब कि बिल्कुल क्या है, तीव्रतम है, सबसे ज़्यादा तेज है। स्पीड मैंने आपको बताई दी, सर्विस स्पीड इसकी कितनी है, 1200 किलोमीटर। अच्छा 1200 किलोमीटर पर आवर। और किसकी स्पीड होती है, साउंड की, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो कि ये जो है सुपरसोनिक है। कैसी है, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब जो आवाज़ की गति से तेज चलती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, उससे पहले ये ट्रेन आप तक पहुँच जाएगी, इतनी तेज है ये, ठीक है। तो साउंड की स्पीड से चलने वाली है, फास्ट है, पहली चीज़, ठीक। दूसरा कि ये इको फ्रेंडली है। कैसी है, इको फ्रेंडली, मतलब कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैसे नहीं पहुंचाएगी, इसमें कोई इंजन लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन हो रहा है क्या, कार्बन इमिशन है क्या, नहीं है। इसमें कोई धुआं भी नहीं निकल रहा है, कोई इंजन ही नहीं है तो कोई धुआं ही नहीं निकलेगा, ठीक है। ये किससे चलने वाली है, मैग्नेट से और इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, दो चीज़ों से चलने वाली है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें यूज़ होने वाली है, वो इंजीनियर्स का कहना है कि भाई हम इस ट्यूब के ऊपर ही इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे, मतलब सोलर पैनल लगा देंगे, ठीक है। ये जो ट्यूब हमने बनाई थी ना अभी, इस ट्यूब के अंदर ये तो खुले में बनेगी ट्यूब, और इसको ज़मीन से ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एक तरीके का आपको छोटा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा, और उस ब्रिज के ऊपर ये ट्यूब को आपको पूरी स्ट्रेट रखना पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। जैसे ये ट्यूब हमारी गई है और इस ट्यूब को हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इस तरीके से बीम कॉलम लगा करके ऐसा ब्रिज बना करके और उसके ऊपर रखना पड़ेगा। ज़मीन से इसको हाइट देनी पड़ेगी कम से कम 2 से 3 मीटर, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि कोई भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। कोई भी हमें पता ही है कि कैसी कैसी मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, ये काम बिगाड़ने वाले, ट्रेन की पटरियां उखाड़ लेते हैं, तो इसको छोड़ने वाले हैं क्या, नहीं। तो इसको भी वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ज़मीन से ऊपर बनाना है, पहली चीज़। अब ये पर्यावरण को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये बिजली से चलती है, और बिजली से चलने की इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है जो फुलफिल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इसी ट्यूब के ऊपर हमने सोलर पैनल लगा दिए। अब ऊपर दिन में धूप पड़ेगी, सोलर पैनल से ट्रेन मस्त चलेगी, रात में बैटरी चार्ज करके रख ली जाएगी रात के लिए, और उससे उसका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होने वाली,
ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर उसको लोड मिलेगा। भाई यहाँ लोड नहीं है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो पुल करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कैसी है, बहुत ही मिनिमम है। इसलिए कम से कम विद्युत ऊर्जा की यहाँ पर खपत होने वाली है। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। ठीक, तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बन का उत्सर्जन ये नहीं करने वाली है। ठीक है, और ना ही ये किसी इंजन से चलती है, डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ भी। अब देखो दूसरा इसमें फ़ायदा क्या, अगला जो इसमें फ़ायदा है कि ये लो मेंटेनेंस है। कैसी है, लो मेंटेनेंस, मतलब कि इसमें मेंटेनेंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लो मेंटेनेंस। इसके रख रखाव की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई रख रखाव की आवश्यकता, क्योंकि इसमें इंजन है ही नहीं, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ ये कहीं पर टकरा रही नहीं है, मतलब पुर्जे घिसने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये तो फ्रिक्शन लेस है, हवा में तैर रही है। और इसको जो है मौसम से भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि मौसम की वजह से इसमें कुछ नुकसान हो। तो इसी वजह से इसका जो मेंटेनेंस है वो कैसा है, लो मेंटेनेंस, मतलब ज़्यादा इसमें रख रखाव की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कई सालों तक इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो लो मेंटेनेंस। तीसरी बात अभी बताई मैंने मौसम से संबंधित कि मौसम जो है इसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, होने दीजिए, है ना, बाहर धूप पड़ रही है, पड़ने दीजिए, ठंड पड़ रही है, पड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्या है, पहले ट्यूब है, ट्यूब के अंदर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो हमें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ना ही ट्रेन को स्पीड से या किसी भी तरह के, देखो नॉर्मल ट्रेन जो होती है हमारी, क्या होता है जनरली, बारिश आई, कहीं पानी भर गया तो ट्रेन रुक गई। एक ही ट्रेन पर, एक ही ट्रैक पर कई सारी ट्रेन चलती हैं, तो हमारी जो ट्रेन है वो क्या है, बहुत लेट लतीफ़ होती हैं। 24 घंटे में भी कहते हैं ना कि अगर मान लो आपको कहीं पहुंचना है किसी डेस्टिनेशन पर, तो व्यक्ति उससे एक दिन पहले ही पहुंच जाता है ट्रेन से, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारी ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है जब मैं पहुंचना चाहूं उस समय ट्रेन कहीं पर रुक जाए किसी वजह से, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मौसम की वजह से इसमें कोई ब्लॉकेज होने वाला नहीं है। ठीक, तीसरी बात, जो दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक, अब इसका चूंकि अलग ही रूट है, इसके रास्ते में कोई आने वाला है क्या, नहीं, ना कोई पशु पक्षी जीव जंतु, ना कोई मनुष्य, ना कोई दूसरी गाड़ी, ये तो पर्सनल रूट है इसका। जैसे कि हमारा ये यहाँ पर कौन सी बस चलती है, आई बस का रूट पर्सनल है, तो वहाँ पर पर्सनल रूट पर जो आपकी दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, उनके होने की संभावना कैसी है, कम है। वहाँ पर कोई भी जीव दुर्घटना, भाई हम आए दिन सुनते हैं ना कि ट्रेन में आने से किसी की भैंस कट गई, किसी की बकरी मर गई, है ना, या कोई आदमी कट गया, कोई बस आ गई डबल फाटक के पास, तो इस तरीके से कई घटनाएं होती रहती। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मतलब कोई दुर्घटना नहीं होगी, मौसम का कोई प्रभाव नहीं है, इसका रखरखाव बहुत कम है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी और सबसे तेज है। ठीक, तीसरी बात, अगली बात एक और लिखो कि जो एलॉन मस्क है ना, इन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने इसके लिए एक स्लोगन बनाया था। स्लोगन का मतलब कि जैसा होता है ना, नेता लोग नारे लगाते हैं चुनाव के लिए, वैसे इन्होंने इसके लिए क्या स्लोगन बनाया था कि ये चीपर है, किससे, चीपर देन ट्रेन एंड फास्टर देन एरोप्लेन। क्या स्लोगन है इसका, चीपर देन ट्रेन और फास्टर देन एरोप्लेन, मतलब कि ट्रेन से सस्ती है और हवाई जहाज से तेज है। ठीक है, दोनों ही उसके अंदर विशेषता है। भाई देखो, हवाई जहाज तेज है पर कैसा है, महंगा है, और ट्रेन सस्ती है तो कैसी है, स्लो है, पर इसमें दोनों क्वालिटी है। ये हवाई जहाज की तरह तेज भी है, उससे ज़्यादा ही है, और ट्रेन से सस्ती भी है। तो ऐसा इनका कहना है। अभी ऐसा होगा कि नहीं होगा वो अलग चीज़ है। तो देखो, इनका कहना है कि भाई जैसे ट्रेन में मुझे 50 रुपये लगते हैं 100-150 किलोमीटर के सफ़र के लिए, है ना, तो उसमें या तो ट्रेन के बराबर या उससे भी कम पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब ऐसा होता है नहीं होता वो दूसरी बात है, पर जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर ही बोला जाता है कि भाई मार्केटिंग के हिसाब से लोगों को अट्रैक्शन उसमें मिले, इस वजह से। एक्चुअल में ऐसा हो पाएगा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चलो ठीक है, पर जो भी है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब इसके कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं हम कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो लिख लो। जो क्रिटिक्स हैं, है ना, आलोचना करने वाले लोग हैं, उन्होंने कई सारे सवाल उठाए, होते ही हैं हर जगह, है ना, हमारे देश में भी ये जो भी काम होता है उस पर सवाल उठाने वाले लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है कई सारे सवाल उठाए गए हैं दूसरे लोगों के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज जो है, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज, पहली बात तो सबसे पहले है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत हाई है।
इसमें जो आपको पहले पूंजी लगानी पड़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका कैसा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि अकेला देश कोई इसको बना नहीं सकता है, ठीक। पहली चीज़, हाँ ये बात अलग है कि एक बार बन जाने के बाद क्या होगा कि बन जाने के बाद उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या है। और इन्वेस्टमेंट भी कब, जबकि इसके अभी ये मतलब कि ये तो बीच में लटक रही है ना भाई, ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, चल पाएगी या नहीं। देखो कोई भी चीज़ को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका अगर वो महंगी है तो उसका यूज़ ज़्यादा करो, मतलब ज़्यादा लोग अगर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये 1000 करोड़ की ट्रेन बनाई और अगर मैं उस पर रोज़ जो है 1,000 पैसेंजर को भी ले जा रहा हूँ तो कुछ समय में मेरा क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं, सरकार ऐसे ही पैसा वसूलती है, एक साथ नहीं लेती, थोड़ा थोड़ा करके। पर इसमें क्या समस्या है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। ये एक कैप्सूल के अंदर 20 से 30 लोग बैठ सकते हैं, बस। कितने बैठ सकते हैं, 20 से 30 लोग। हालांकि ये अभी शुरुआत है, हो सकता है कि वो पूरी ट्रेन बना दे उसके पीछे, क्योंकि जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वो ला सकते हैं तो उसके अंदर ट्रेन भी चला सकते हैं। पर अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 20 से 30 लोग, ठीक है। 20 से 30 पैसेंजर जो है एक बार में एक कैप्सूल के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है, ठीक है, लोग बैठ रहे हैं 20 से 30, और उसमें भी आप कह रहे हो कि हम तो ट्रेन से कम पैसा लेंगे, इससे टिकट पर पर्सन जो कॉस्ट है वो कैसा है, नॉर्मल ट्रेन से कम है। तो फिर आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट वापस आने में टाइम लगेगा, संभावना ही नहीं है कोई वापस आने की अगर इस तरीके से काम होगा तो ये पहली चीज़ हो गई कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है इसको सडनली अपने यहाँ पर अप्लाई करने में थोड़ा झिझक रही है। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है प्राइवेट सेक्टर्स की मदद से, है ना, पर उतना अभी नहीं बन पाया, ठीक। और गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि भाई आप एक बार इसको पूरा रन करके बता दो, उसके बाद हमारे खजाने आपके लिए खुल जाएंगे। होता ही है ना, शुरू शुरू में जब रेलवे ट्रैक भी बना था तो जहाँ पर बना था, मुझे नाम जगह याद नहीं है, तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ने कि 60% अगर आपने इसको बना दिया तो फिर हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करना शुरू कर देंगे, सरकारी खजाने आपके लिए खुल जाएंगे। वैसे ही इसमें भी है कि पहले कंपनियों को कहा गया कि आप इसको बना के रन करके हमको दिखा दो, उसके बाद हम पैसा लगाना इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये पहली समस्या हो गई कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी समस्या क्या हो गई कि इसकी कैपेसिटी कैसी है, बहुत कम है, ठीक। चलो तीसरी समस्या इसमें जो है कि ये पूरी स्ट्रेट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, स्ट्रेट। मतलब अगर मान लो मुझे यहाँ इस पॉइंट से ए से लेकर के बी पॉइंट तक जाना है, अब बीच में मान लो कहीं पर पहाड़ आ गया, कहीं कोई जंगल आ गया छोटा मोटा, है ना, या नदी आ गई, पेड़ आ गया, कुछ भी आ गया, या बिल्डिंग आ गई, लोगों के खेत आ गए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो मुझे ऐसी जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर ये ज़्यादा चीज़ें ना हो। मतलब जियोग्राफिकल बैरियर इनको कहा जाता है ना, भौगोलिक बाधाएं। तो भौगोलिक बाधाएं ज़्यादा इसके अंदर ना हो, पहली कंडीशन तो ये है, सर्वे करना पड़ेगा, पर उसके बाद भी बाधाएं तो रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जियोग्राफिकली आपको बहुत ज़्यादा उठापटक करनी पड़ेगी। मतलब कि स्ट्रेट बनाना है, उसको कहीं घुमा भी नहीं सकते, बीच में पहाड़ आ गया तो पहाड़ को काटना पड़ेगा, ठीक है। बीच में अगर जंगल आ गए तो जंगल को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और ऐसा छोटा मोटा ट्रैक नहीं है ये तो कहाँ जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना भाई। इतनी हाई स्पीड ट्रेन है तो छोटे छोटे रूट पर चलाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। वो तो वैसे भी हम आसानी से दूसरे किसी भी फ्लाइट वगैरह से जा सकते हैं। बड़े बड़े रूट पर ये ट्रेन चलने वाली है, तो बड़े बड़े रूट पर चलेगी तो बड़े बड़े जो भी जियोग्राफिकल बैरियर्स है उनको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत क्या है कि डिफॉरेस्टेशन का खतरा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ इसमें बहुत ज़्यादा काटने पड़ेंगे, जियोग्राफिकल बैरियर्स को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ठीक। हालांकि उसका वो लोग बताते हैं कि भाई हम पेड़ काटेंगे तो उसके दोनों साइड हम लगा भी देंगे, ठीक है, पर लगाना और काटने में बहुत अंतर होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। जो काटता है वो कभी लगा के देता है क्या, आज तक नहीं देता है। तो ये दूसरी इसमें समस्या है, ठीक। अब देखो इसके टेक्नोलॉजिकली जो प्रॉब्लम है ना, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो गई जो कि हर जगह होने वाली है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर, वो देखो जरा। सबसे पहले तो जो भी कंपनी इसको इंट्रोड्यूस कर रही है ना, और बनाने की कोशिश भी कर रही है, ट्रायल भी कर रही है, उन्होंने अभी तक इसके किसी भी सेफ्टी मेजर के ऊपर बात नहीं की है, ठीक है भाई। एक ट्रेन है जो बहुत हाई स्पीड से चल रही है, अगर वो ट्यूब में वो कैप्सूल कहीं अटक गया किसी भी वजह से, होता है, ठीक है, किसी भी वजह से अगर वो अटक गया, लाइट चली गई, आपका पैनल टूट गया, कुछ भी ऐसा हो गया, मैग्नेट में खराबी आ गई कि ये ट्यूब के अंदर कैप्सूल अटक गया,
ये ट्यूब है, इसके अंदर ये कैप्सूल है, ये अटक गया, ये आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो लोग इसके अंदर है वो उनको आप रेस्क्यू कैसे करोगे, उनको वहां से बाहर कैसे निकालोगे, ठीक है। क्योंकि उसमें समस्या क्या है, अब ये नॉर्मल ट्रेन तो है नहीं कि लोग दरवाजा खोल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ये तो क्या है, ट्यूब के अंदर है, ट्यूब के अंदर है तो बाहर तो पूरा वैक्यूम है इस ट्यूब में, ठीक है। और वो ट्यूब और ट्रेन के बीच की दूरी भी ज़्यादा नहीं है ना, वो तो आप दरवाजा भी नहीं खोल पाओगे, इतनी कम दूरी है। तो मतलब कि मान लो 1 फीट की दूरी है दोनों के बीच में, किसके बीच में, आपका जो कैप्सूल है और जो ट्यूब है उसके बीच में 1 फीट की दूरी है, ठीक है। अब उस 1 फीट की दूरी में भी हवा भी नहीं है, ठीक है। तो अब पैसेंजर्स जो है अंदर, अगर किसी इमरजेंसी में वो कैप्सूल रुक जाता है, अटक जाता है, तो वहां से उनको रेस्क्यू करना क्या है, सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और इसके ऊपर कंपनियां अभी कोई बात नहीं कर रही है, केवल वो इसकी टेस्टिंग के ऊपर लगी हुई कि पहले इसको चलाए तो सही हम, है ना, उसके बाद सेफ्टी की बात आएगी। अभी इसको एक बार बना के चलाएं, तो उन्होंने अभी तक इस पर कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कहीं पर भी कुछ भी कि ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, ठीक। पर उनका ऐसा कहना है कि भाई हम इसमें सेफ्टी मेजर्स का भी पूरा ध्यान रखेंगे, रेस्क्यू करने के लिए एक अलग से टनल बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। कि जैसे होता है ना, नॉर्मली जो टनल्स बनती है वो बहुत महंगी क्यों होती है भाई, जैसे फ्रांस में एक टनल है जो कि एक चैनल के नीचे से जाती है, मतलब पानी के नीचे से जाती है, ठीक। तो अब उसमें एक तो ट्रेन के जाने के लिए है, एक ट्रेन के आने के लिए, और एक टनल है सर्विस टनल, है ना, मतलब कि जो कैसी है, जो खाली है, उसका ऐसे टाइम पर कोई यूज़ नहीं है, उसका यूज़ केवल क्या होगा, इमरजेंसी में, कि अगर बाय चांस ट्रेन में कुछ हो जाता है, रुक जाती है, तो वो सर्विस टनल के थ्रू पैसेंजर्स को जो है, इस तरीके से 3 टनल है, एक में ट्रेन जाएगी, एक में ट्रेन आएगी, और बीच वाली जो टनल है वो सिर्फ किस काम के लिए है, सर्विस के लिए, है ना, या तो रेस्क्यू और सर्विस, 2 कामों के लिए वो यूज़ की जा सकती है। अब इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ट्यूब को बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो दूसरी ट्यूब कहाँ से बनेगी भाई, है ना। और दूसरी ट्यूब अगर बनेगी तो फिर वो खाली रहेगी, उसका यूज़ क्या आने वाला, उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कैसे वापस आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसमें से किसी को रेस्क्यू करना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। पर इसके पीछे इंजीनियर्स का तर्क है कि भाई ये ट्रेन इतनी हाई स्पीड है कि कोई भी दुर्घटना होने से पहले ही अपनी जगह पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी, उनका कहना है। पर जब तक पूरी संतुष्टि नहीं होती तब तक उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो ये पहली समस्या हो गई। दूसरी इसमें एक और समस्या है आग लगने की। अगर मान लो ट्रेन में आग लग गई तो क्या होगा भाई, ट्रेन बाहर जो ट्यूब है उसमें तो वैक्यूम है, उसमें तो हवा ही नहीं है, तो उसमें आग नहीं लगेगी, पर ट्रेन के अंदर तो आग लग सकती है भाई। आपने बैटरी लगा रखी, इलेक्ट्रिसिटी है, तो कई तरीके की जो है स्पार्किंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो अगर आग लगी तो क्या होगा। और ये ट्रेन चूंकि इतनी हाई स्पीड में है कि आप इमरजेंसी ऑक्सीजन का मास्क भी नहीं लगा पाओगे, मतलब आपको टाइम नहीं मिलने वाला। जैसे एरोप्लेन में कोई गड़बड़ होती है तो मास्क आ जाता है ना नीचे, हमने मूवी में तो देखा ही होगा, और वो लोग लगा लेते हैं उसको बिल्कुल जल्दी से। पर ये ट्रेन इतनी हाई स्पीड में जा रही है कि जब पैसेंजर इसमें बैठता है तो उसको मतलब कई तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, कान में दर्द होना, सिर दुखना, है ना, वोमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पर जा रही है। सारा जो जी फोर्स है वो सब चेंज हो रहा है इसमें। अब ऐसी स्पीड पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर आप इमीडिएटली जो है अनकॉन्शियस हो जाओगे, मतलब बेहोश हो जाओगे। आप मास्क भी लगाने का आपको होश वहाँ पर नहीं रहने वाला है, इतनी स्पीड पर अगर कोई इमरजेंसी होती है तो, ठीक। तो दूसरी समस्या हो गई, पहली हो गई आपकी रेस्क्यू की, अटक जाता अगर कैप्सूल, दूसरी हो गई फायर की, ठीक। तीसरी बात करो इसमें और क्या समस्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो, हमने कहा लो प्रेशर में ये ट्रेन चल रही है, तो फिजिकली जो है लोगों को इसको ट्रेन होने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब कि जैसे हम भी होता है ना, कभी कभी जिन लोगों को ज़्यादा स्पीड से चलने की आदत नहीं है, अगर वो किसी फास्ट व्हीकल में बैठ जाएं, आगे जब मान लो हम ही लोग हैं, हम फार्मूला 1 कार में अगर बैठ जाएं नॉर्मली, तो हमारी हालत तो ख़राब होगी कि नहीं होगी फर्स्ट टाइम में। क्यों होगी, क्योंकि हम तो कभी जीवन में बैठे ही नहीं उसके ऊपर, 50, 60, 70 से ऊपर कभी हमने गाड़ी चलाई ही नहीं है, तो फार्मूला 1 में कैसे जाएंगे, है ना। तो अब ऐसे ही लोगों को भी प्रॉब्लम्स इसमें होंगी। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये नॉर्मली प्लेन में भी होती है और इसमें भी होती है कि सर में दर्द होना, कान में दर्द होना, अलग अलग तरह की आवाज़ें आना। देखो क्योंकि होता क्या है कि भाई एयर के अंदर हम इतनी ज़्यादा स्पीड क्यों नहीं चला सकते,
भाई एयर के अंदर आप जैसे कहा कि लो डेंसिटी वाली एयर में जाओ और एरोप्लेन से बहुत तेज स्पीड से चलाओ, वो भी एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें स्पेस में चला जाता है वो प्लेन और स्पेस में ट्रेवल करता है और फिर एटमॉस्फेयर में आता है, वो भी इसी की तरह एक हाई स्पीड वाला जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक। पर उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। होता क्या है कि जैसे ही आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में चलता है तो एक वेव जनरेट होती है ना, और उस वेव के जनरेट होने के बाद वो शॉक वेव में कन्वर्ट हो जाती है, और उस शॉक वेव से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, आपको भी और आपका जो व्हीकल है उसको भी, है ना, और आसपास के जो एरिया उनको भी। अब चूंकि इसमें तो क्या है कि हवा है ही नहीं, तो शॉक वेव बनने वाला कोई सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है, ठीक है। पर समस्या क्या है कि जो तेज स्पीड से जी फोर्स में चेंज होगा उसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को हो सकती है। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया, किसी का कुछ हो गया तो मर भी सकते हैं, है ना। इस तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगी लोगों को और धीरे धीरे स्पीड को जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। अब अगली समस्या जो इसकी मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो है हमने देखा होगा ना कि ट्रेन के ट्रैक्स के बीच में गैप्स रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? मेटल फैलता है, एक्सपैंड होता है। देखो धातु जो भी है आपकी मेटल, वो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वो फैलने लगती है ना, एक्सपैंड होने लगती है। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रेन में तो आपने गैप दे दिया कि जैसे ही वो एक्सपेंड होगी तो वो गैप भर जाएगा और आपकी जो ट्रेन का जो स्ट्रेट ट्रैक है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। पर अब ये क्या है, इसमें देखो जरा, ये तो ट्यूब है और ऊपर से कैसी है, सील्ड है। अगर इसमें एक्सपैंड होता है, मेटल इसमें अगर फैलता है तो वो फैल कर क्या करेगा, वो सील्स को क्या करेगा, उस पर ही प्रेशर डालेगा। भाई अब ये जो ट्यूब है कोई एक सलंग पाइप से तो बनने वाली है नहीं, हजारों किलोमीटर की है, तो इसको तो टुकड़ों में ही बनाना पड़ेगा ना। एक टुकड़ा लगाया, फिर इसके आगे दूसरा टुकड़ा लगाया, इस तरीके से। अब ये जो दो टुकड़ों को जोड़ने वाली जो जगह है इसको सील भी करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो सील है, जब इस पर ऊपर से सनलाइट पड़ेगा और ये गर्म होगी, है ना, मेटल की है, गर्म होगी तो एक्सपेंड होगी, फैलेगी, और फैलेगी तो क्या होगा, इसकी सील में कहीं पर भी कोई लीकेज हो सकता है ना। और दूसरी चीज कि ये जो ट्यूब है जब कॉन्ट्रैक्ट भी होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, तब भी क्या हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ और कोई जगह होती तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चूंकि अंदर वैक्यूम है और इसी वजह से क्या होने वाला है कि वैक्यूम को मेंटेन भी तो रखना है। थोड़ा सा भी कहीं से लीकेज हो गया तो आपका तो पूरा का पूरा ट्यूब जो है कोई काम की नहीं है, आपको फिर से वैक्यूम उसमें बनाना पड़ेगा, सील को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, ये दो जो है इसमें बड़ी समस्या है, और इसी के साथ जो है इंजीनियर्स लगे हुए हैं कि भाई इसको कैसे दूर किया जाए, कि फैलने और सिकुड़ने की जो समस्या है उसको विथ सीलिंग के साथ, ठीक है, ताकि अंदर से कोई लीकेज ना हो, बाहर से कोई गैस अंदर ना जाए, ऐसा आपको पूरा जो है एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जो सर्दी गर्मी ठंड सब में सहन कर सके। इसीलिए सबसे पहले जो ये आइडिया आया था ये अंडरग्राउंड का था, है ना। ये हाइपर लूप जो ट्रेन है ये जमीन से नीचे चलाने की बात कही गई थी 1799 में भी और 1904 में भी। क्यों कही गई थी? क्योंकि अंडरग्राउंड जो है लगभग टेम्परेचर कैसा रहता है, इक्वल रहता है, मेंटेन रहता है, और यही तो कारण है कि हमने जो गॉड पार्टिकल वाला जो हिग्स बोसोन पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी कहाँ पर हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है इस तरीके का टेम्परेचर वेरिएशन को रोकने के लिए ही उसको अंडरग्राउंड बनाया गया है। तो बात समझ में आ गई। ये समस्या है कि एक्सपेंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब क्या करोगे, सील्स पे जोर पड़ेगा, टूट जाएंगी, ठीक है, आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। अगली समस्या देखो इसमें क्या है, अगली समस्या जो है इसमें वैक्यूम क्रिएट करना। अगली समस्या क्या है, वैक्यूम क्रिएट करना, मतलब निर्वात बनाना। अब निर्वात तो हम कहेंगे कि भाई सीधा पंप लगा दो, हवा खींच लो, निर्वात बन जाएगा। तो इतना इजी है क्या निर्वात बनाना, वैक्यूम बनाना इतना इजी है क्या? नहीं है, ठीक है। देखो अभी जो मैंने बात की ना आपको, हिग्स बोसोन वाला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, तो उसमें भी वैक्यूम, देखो अगर मान लो इस रूम में एयर है, इस रूम की एयर को मैं पंप से बाहर खींच लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं रहने वाली है, तो ज़ीरो वैक्यूम तो मैं आसानी से बना सकता हूँ, पर क्लीन ज़ीरो बनाना, ठीक है, उसमें आपको महीने भर का टाइम लग जाता है। और वो जो आपकी जो ट्यूब है वो तो केवल 29 किलोमीटर लंबी है। कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, सर्न में जो प्रैक्टिकल चल रहा है ना, हिग्स बोसोन पार्टिकल के लिए जो ट्यूब बनाई गई थी वो केवल 29 किलोमीटर लंबी है ना, ऐसे सर्कल में, और उसके अंदर क्लीन ज़ीरो वैक्यूम बनाने के लिए 15-20 दिन, महीने भर का टाइम लग जाता है, ठीक है। पंप लगातार चलते रहते हैं, पूरी हवा उसमें से क्या करनी पड़ती, खींचनी पड़ती है। तो हालांकि वो समस्या तो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें हमको क्लीन वैक्यूम चाहिए क्या,
क्या? नहीं चाहिए, हमें तो 90% एयर बाहर निकालनी है बस, वो आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि इतने बड़े बड़े वैक्यूम पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, ठीक है। इतने बड़े बड़े वैक्यूम, आपने कहा कि ट्रेन तो बहुत कम बिजली से चलेगी, पर उसको चलाने के लिए जो ट्यूब है उसको मेंटेनेंस रखने के लिए आपको बहुत बिजली लगने वाली है इसमें भी, ठीक है। मतलब कि ये भी लो कॉस्ट नहीं है। वैक्यूम बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक पंप हमको चाहिए, उनको चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, और ट्यूब हजारों किलोमीटर की है ना, तो उसमें जगह जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा। और पंप अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर उस ट्रेन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत खर्चीला है, पहली ये बात समझ में आ गई। दूसरी समस्या क्या है कि वैक्यूम हमने बना लिया, अब वैक्यूम बनाने के बाद ये ट्रेन है मेरी, अब इस ट्रेन में मुझे यात्रियों को बैठाना है और उतारना है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इस वैक्यूम, यहाँ पर तो दरवाजा लगा हुआ है, इसको अगर मैं खोल दूंगा तो ये वैक्यूम तो पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हवा चली जाएगी अंदर, ठीक है। तो अब मुझे क्या इसके लिए एयर लॉक्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? एयर लॉक्स। एयर लॉक समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे पनडुब्बियों में होते हैं, है ना, आपके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भी है। एयर लॉक का मतलब है कि एक ऐसा चेम्बर है, मान लो इस तरफ मुझे वैक्यूम बनाना है, ठीक है। अब पर्सन यहाँ से अंदर आएगा, ठीक है, ये पर्सन पहले ये दरवाज़ा खोलेगा, फिर इसके अंदर आएगा, ठीक है। अभी ये दरवाज़ा बंद है, ठीक, फिर ये दरवाजे को बंद करेगा वो, और फिर उसके बाद इस रूम की, इस छोटे से चैम्बर की पूरी एयर को बाहर खींचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दरवाज़ा खोला जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको बोला जाता है एयर लॉक, ठीक है। ये कई जगहों पर होता है। तो एयर लॉक इसमें भी लगाने पड़ेंगे भाई, जहाँ प्लेटफॉर्म से लोग चढ़ेंगे और जहाँ से उतरेंगे वहाँ दोनों ही जगह पर क्या करना पड़ेगा? आपको एयर लॉक लगाना पड़ेगा। और एयर लॉक का जो सिस्टम है वो भी कैसा है? एक्सपेंसिव है। मतलब इस ट्रेन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखो जरा, इसके बाद और क्या समस्या हो सकती है भाई इसके अंदर? एयर लॉक की समस्या बता दी मैंने कि एयर लॉक के बिना ये काम नहीं करेगी। दूसरा, ब्रेक लगाना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें? ब्रेक लगाना, ठीक है। अब ये ट्रेन तो अंधाधुंध चली जा रही है ना, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ना हवा है, ना जमीन का फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है, तो ये तो भाग रही है बिल्कुल। अब इसको रोकोगे कैसे? ब्रेक कैसे लगेंगे? अब ब्रेक लगाने के लिए देखो, इसके इस जो ये ट्रेन है इसमें एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ दो फैन लगे होते हैं, ठीक है। जब इसको पुश करना होता है, इसको धकेलना होता है, इसको शुरू करना होता है, तब तो ये आगे की डायरेक्शन में चलते हैं फैन, और इसको क्या मिल जाता है? एक प्रोपल्शन मिल जाता है और ये चलने लगती है। और जब इस ट्रेन में ब्रेक लगाने होते हैं तो इन्हीं फैंस को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? वो घुमाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो 5-10% हवा छोड़ी है ना, वो इसी वजह से छोड़ी है, ताकि इसमें क्या कर सके हम? ब्रेक लगा सके। नहीं तो क्या होगा? इसमें कोई भी ब्रेक लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। तो देखो, ये फैन की मदद से इसको क्या करने वाले हैं? रोकने वाले हैं। दूसरा, इसमें और क्या किया जा सकता है रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए और क्या, और इसको रोकना तो ठीक है, हमने कह दिया कि फैन से हम रोक लेंगे। अब ये इतनी हाई स्पीड से चल रही है, तो इसको रोकने के लिए इसको डेस्टिनेशन से पहले से ही इसमें काम शुरू कर देना पड़ेगा आपको, है ना। मतलब कि छोटे रूट पे चलाने का इसको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मान लो 150 किलोमीटर मुंबई पुणे वाला जो वो लोग बना रहे हैं, उस 150 किलोमीटर में आप इसको चलाओगे तो पहले 20-25 किलोमीटर तो ये स्पीड पकड़ने में लेगी, बाद के 20-25 किलोमीटर रुकने में लेगी, तो बचा क्या फिर? 100 किलोमीटर तो बचा ही, वो तो वैसे ही चले जाएंगे हम। तो कहने का मतलब है कि लंबे रूट्स के लिए ही ये कारगर है बस, ठीक है। लंबा रूट कैसा? हजारों किलोमीटर का, उसी में ये काम करेगी, है ना, उसी में इसका प्रॉफिट है, अदरवाइज इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक। तो ब्रेक की समस्या हो गई। ब्रेक लगाना इसमें बड़ा मुश्किल है और बहुत पहले से इसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे वहां कर रुकेगी, ठीक। नहीं तो क्या होगी? सारे चेंबर तोड़ के बाहर निकल जाएगी, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ये दो काम हो सकते हैं बस, ठीक। ये चलो, इसके बाद और क्या समस्या हो सकती है भाई इसकी? देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारे पास, हाँ लगेगा ना, वो दोनों लगेंगे, वो तो केवल उससे थोड़ा ना रुकने वाली फैन से। मैग्नेट्स का भी जो है, अगर वो मैग्नेट, देखो मैग्नेटिक ब्रेक तब लगेगा इसमें अगर ये परमानेंट मैग्नेट यूज ना करे, है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेट अगर बनाएंगे तो फिर हम उसके पोल चेंज कर सकते हैं, इसमें पोल चेंज नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें जो ब्रेक है वो टोटली वो उसके ऊपर ही डिपेंड है, फैन के ऊपर ही, ठीक है। दूसरे तरीके का इसमें ब्रेक नहीं लग सकता है।
परमानेंट लूप्स में रहेगा, पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी सडनली कोई चेंज होता है तो उसमें भी वो अचानक ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से जी फोर्स बिल्कुल एकदम से चेंज होगा, जिससे जो आप पर्सन बैठे हुए हैं वो निपट भी सकते हैं, मतलब मर भी सकते हैं जी फोर्स में अगर सडनली चेंज होता है। क्योंकि ये कोई ऐसा ब्रेक नहीं है कि हमने लगाया धीरे 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 धीरे, मैग्नेटिक अगर जैसे ही ब्रेक लगा उसका मतलब ये है कि वो ब्लॉक हो जाएगी, वहीं के वहीं जहाँ पे है वहीं ब्लॉक हो जाएगी, सारे ड्राइवर कांच आंच फोड़ के बाहर आ जाएंगे, इस तरीके का ब्रेक लगेगा वो। तो वो खैर लग सकता है परमानेंट मैग्नेट, तो उसमें हमको ज़्यादा देर रहना थोड़ी ना है भाई, जैसा वो बोल रहे हैं हाई स्पीड की वजह से ये ट्रेन चलने वाली है, और वैसे भी हम तो बहुत ही कम समय के लिए इस ट्यूब के अंदर रहने वाले हैं, इसलिए उसका उतना इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक, चलो इसके बाद देखो, तो इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो है अर्थक्वेक का, भूकंप का, है ना। अगर भूकंप कहीं पर भी आता है, चूंकि ये पूरे देश से होकर जाएगा, है ना, मान लो हमने कश्मीर से कन्याकुमारी चलाया तो पूरे देश से होकर जा रहा, बहुत बड़ी जगह है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना। तो अगर कोई भूकंप हुआ, कोई भूस्खलन हो गया, कोई कहीं से पहाड़ गिर गया, है ना, हमारे यहाँ तो होता ही रहता है, तो क्या होगा उससे, इसका ट्रैक में अगर थोड़ा सा भी माइनर चेंज हो गया, है ना, मतलब कि थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा अगर ये हो गया तो ये चलेगी क्या ट्रेन, नहीं चलने वाली है, आप फिर से उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है, भूकंप का भी एक समस्या इसमें रहने वाली है। ठीक है भाई, चलो अब इसके मैं आपको कुछ रूट्स बताता हूँ। एक तो रूट मैंने बताया, इंडिया के अंदर 2 रूट बता दिए मैंने आपको। इसमें जो सबसे जिसको हम कहते हैं ना एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी जो परियोजना है वो कौन सी है, अटलांटिक जो ओशियन है उसके आर पार जाने की, मतलब फ्रांस से लेकर के अमेरिका तक, है ना। फ्रांस आपको पता है इस तरफ है, ये फ्रांस रहा, ये बीच में अटलांटिक ओशियन है पूरा, और इस तरफ क्या है, अमेरिका है। तो फ्रांस से लेकर अमेरिका तक लगभग कितने, 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर का है लगभग ये, है ना। इसमें जो है ये ट्रेन चलाना चाहते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ये इनका ड्रीम है। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर ड्रीम है, ड्रीम तो सारे मुश्किल ही होते हैं। अब वो कैसे चलाने वाले हैं, बहुत सारी समस्या, इसमें एक और समस्या क्या जुड़ जाएगी कि ये तो पानी के अंदर है, तो मतलब वहाँ पर आपको वो जो ट्यूब आप बना रहे हो उसको पानी के अंदर रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, उसको सील्ड रखना है, पानी से भी बचाना, वैक्यूम से भी बचाना, दुनिया भर की चीज़ें हैं। कैसे करने वाले वो देख लो जरा। उनका ये प्लान है कि इस ओशियन की जो गहराई है ना, इस ओशियन की जो गहराई है लगभग 5 किलोमीटर है, एवरेज, कितनी, एवरेज, है ना। मतलब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, इस किनारे से इस किनारे तक, और इसकी जो गहराई है वो 3 से 5 किलोमीटर के रेंज में है। अब इस ट्यूब को वो क्या करने वाले हैं कि इस तरीके से ये ट्यूब है और ये पानी का पूरा लेवल है, तो पानी के अपर लेवल से 100 से 200 मीटर नीचे रखने वाले हैं बस इसको, कितने, 100 से 200 मीटर, और नीचे जो है इसको केबल से बांधने वाले हैं जमीन से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंदर अगर हम उसको लेकर जाएंगे तो वाटर प्रेशर की वजह से वो ट्यूब वैसे ही क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो 100 से 200 मीटर केवल पानी के लेवल से नीचे, और बाकी फिर किससे बंधी होगी, वो केबल के थ्रू, और बाकी का पूरा फिनोमिना वैसे ही है जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इंजीनियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब कुल मिलाकर ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर मान लो किसी रूट पर ये ट्रेन अच्छे से चलती है और उसमें कुछ सक्सेस मिलता है तो आगे की ये सब चीज़ें हैं। अब इससे होगा क्या फ़ायदा कि ये 5000 किलोमीटर, है ना, का जो सफ़र है, प्लेन से जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, 8 घंटे के आसपास। ठीक है, जहाज़ से जाते हैं तो 6-7 दिन लग जाते हैं, है ना, नॉर्मली जो क्रूज़ चलता है। ठीक, अब इस ट्रेन से ये जो सफ़र है ये लगभग आपका जो है 1.5 घंटे के आसपास क्या हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बहुत हाई स्पीड से, लंबा रूट में इस ट्रेन का बहुत फ़ायदा है, छोटे छोटे रूट में इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ सामान को भी ले जाने की बात वो लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब हालांकि ये सब उनके अभी दिमाग में थॉट्स है, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है जब सबसे पहले उसकी नेगेटिव चीज़ें ही लोगों को दिखाई देती है, कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है। आज से 100 साल पहले हम 100 किलोमीटर की स्पीड से भी चलने की अगर बात करते थे तो लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, पर आज क्या रियलिटी है, हम हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से रॉकेट उड़ा ही रहे हैं, है ना। हमारे पास बुलेट ट्रेन है जो बहुत तेज़ स्पीड से ऑलरेडी चल रही है ना। तो कहने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भले इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हमको दिखाई दे रहे हैं, पर इन फ्यूचर हो सकता है कि सारी चीज़ों को इंजीनियर सॉर्ट आउट कर ले और साथ में इस ट्रेन में हम भी सफ़र कर सकें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी, उसका जो टेक्निकल बैकग्राउंड था वो भी बता दिया, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको बता दिए, नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए। ठीक,
और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये एक करंट अफेयर्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना जो है केवल इसकी हिस्ट्री वगैरह से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, या फिर इसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज इसमें से आपको ऐसा कोई इतनी सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप में इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से बता सकते हो, ये हम आपको कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है, और आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सर्च करके लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो जो हमने पढ़ाया वो आप अच्छे से पढ़ लो, तो आपका जो है ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके भाई।